वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, हाँ थोड़ा सा गला खराब है लेकिन वैसे तो ठीक है बेटा। अब आप सभी लोगों को पता है कि जेई मेंस का एग्जाम आ चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोगों की बारी है, ठीक है, तो डरिएगा मत, ठीक है। इस बार 22 तारीख से जो जेई मेंस के पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपने रिवीजन पर थोड़ा सा रखिएगा सो दैट यू कैन एनालाइज कि हम लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखो मैं जितना भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसकी वैलिडेशन क्या होगी कि हाँ यार हम लोग सही तरीके से गए हैं या नहीं गए हैं। क्योंकि पूरे साल भर हम तैयारी करते हैं, कई बार बच्चा अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाता है, कई बार हम लोग अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कराना चाहिए, वैसे कराना चाहिए। तो उसकी वैलिडेशन क्या होती है कि क्या हम लोगों का रास्ता सही है या नहीं है। वो चेक पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, वो चेक पॉइंट्स यही है कि हम लोग अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज करें कि क्या जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पर हम लोग एग्जाम में पूछे हुए सवालों को ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ, तो एटलीस्ट आप सभी लोग देखिए, मैं आप लोगों को यह भी बात बता रहा हूं कि 11th क्लास थोड़ी कठिन क्लास होती है, ठीक है। और आपके दिमाग में मैंने ये चीज डाली है इसलिए नहीं कि आप इससे थोड़े से डिप्रेसिव साइड में आ जाए, इससे कि आपको ये हिम्मत रहे कि यार ये कठिन इसलिए भी है क्योंकि ये एक्चुअली में सभी लोगों को कठिन लग रही है ना। तो आपके लिए सिर्फ इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये सभी की एक इंडिविजुअल लड़ाई होती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 22 तारीख से जो जेईई मेंस के हमारे पास क्लासेस रहेंगी, ठीक है, मतलब जो डिस्कशंस रहेंगे, ठीक है। ऑल्दो हमारी क्लासेस वीक में लगातार है, बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकले, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जेईई मेंस के सारे सवाल लगाइए, लेकिन आप जेईई मेंस के सवालों को एक बार एनालाइज जरूर करिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एनालिसिस क्या होती है, रिवीजन टारगेट आप बनाइए। मैं तो कह रहा हूं कि जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है इसी को रिवाइज करिए, क्योंकि पीछे वाली चीजें आप नॉर्मली बहुत कम टाइम में रिवाइज कर लेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी इन चैप्टर्स में ही रहनी चाहिए। तो जो भी आपको रोज पढ़ाया जा रहा है उसको एक दो बार इसको क्लास के नोट्स को ही पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और जब 22 तारीख से आपके एग्जाम ये जेईई मेंस के डिस्कशंस होंगे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा उन क्वेश्चंस की जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट आप लोग 11th वाले पार्ट से एनालाइज कर लें कि भाई देखो 50% तो 11वीं का आने वाला है ना। और 300 मार्क्स का 50% भी अगर आप करते हैं, 150 मार्क्स के आसपास आपके बनते हैं, तो उतने पे ही आपको एक एनआईटी अच्छा मिल जाता है, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। तो आप लोगों का ये होना चाहिए कि यार 50% सिलेबस का हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन कर चुके हैं। लंबी लड़ाई थी हमारे पास, ठीक है, अभी भी लड़ाई ये काफी कंटिन्यू रहेगी, अभी भी हमें इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज तैयार रहिएगा कि जब मैं आपको पीडीएफ दूं तो आप ये मत सोचिएगा अरे मैंने तो रिवाइज करा नहीं, ये सवाल हमारे से हुआ नहीं, मेरे को तो डिप्रेशन हो रहा है। आप लोग ये समझिए कि ये जो एग्जाम होगा आपका अगले जनवरी में होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये रहेगा कि हाँ यार ये चीजें क्लास में भी पढ़ाई गई हैं, और फॉर श्योर मैं उसकी गारंटी ले रहा हूं कि जितनी भी चीजें, जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं उसी में से ही आपको सवाल मिलेंगे। ये मेरी आप लोगों से प्रॉमिस है। बट हां, वो सवाल आपको तभी दिखेंगे जब आपने क्लास नोट्स को ढंग से पढ़ा होगा। मैं इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिन भी टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया है, शिद्दत से पढ़ाया है, ईमानदारी से पढ़ाया है, और मुझे लगता है कि उसमें जितनी भी चीजें एक बच्चे को बतानी चाहिए मैंने बताई हैं। कोई लिमिट नहीं होती है प्रैक्टिस की, तो आप सवालों के तो कोई अनगिनत, मतलब आप कहें कि मैं आपको क्वेश्चन देता चला जाऊंगा, आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो वो टॉपिक आपका स्ट्रांग बनता चला जाएगा। तो वो वाला काम अब आपका है कि जहां पर आपको ये एनालाइज हो जाए कि यार टीचर ने अपना काम क्या करना था। टीचर ने काम करना था कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देना था, उस लेवल के सवालों के बारे में नॉलेज देनी थी, प्रैक्टिस कुछ कुछ करानी थी, कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस बतानी थी, और मोटिवेटेड रखना था। ये मेरा काम था। इसके बाद का आपका काम ये रहेगा कि आप उन सारी चीजों के ऊपर मेहनत करें, और आपसे सवाल नहीं बने तो भी वही प्रोसेस है कि उसको कंटिन्यू तरीके से करते चले। कहीं पर भी आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। मैंने आपको यह बात बोली थी कि भाई हमारे पास एकमात्र रास्ता यह है कि हम लोग अपनी कलम को ना रोके, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहे। जो सवाल ना हो उनके पीछे और सोचे कि ऐसा क्या और किया जा सकता था जिससे यह सवाल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है क्या? ये सुनो, हाँ या ना? ठीक है। तो इसका हम लोग डेफिनेटली जब जेईई मेंस का ये जो होगा डिस्कशन हम लोग यूट्यूब पे ही करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जेईई वाला पर करेंगे। मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग इससे एक्साइट मत होइएगा कि यार चलिए अपने नॉर्मल लेक्चर्स को छोड़ करके ना हम लोग पहले जेईई मेंस के क्वेश्चन देखता हूं मैं कितने, क्योंकि कई सारे 11वीं के बच्चे यही करते हैं। वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार अगले साल मेरा जेईई मेंस का है, लेट मी सी, मैंने अब कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। 10वीं के बाद क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पढ़े नहीं होते। लेकिन 11वीं में आपने 50% एटलीस्ट पढ़ लिया होता है, एटलीस्ट मैं बोलूं तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार एग्जाम के सवाल जो आ रहे हैं मैं कितने सॉल्व कर पाता हूं। अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट इस चीज की क्यूरियोसिटी रखते हैं कि यार मेरे से कितने सवाल बनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी हमारा सिलेबस ऑनगोइंग है, तो आपकी एनर्जी किधर ज्यादा होनी चाहिए? आपकी एनर्जी इधर होनी चाहिए कि भैया जो हमारे टॉपिक है अगले साल मेरे से इन टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, और टीचर उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल डीपली बता रहा है। सारे सब्जेक्ट में, भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फर्स्ट आपकी एनर्जी लगनी चाहिए टीचर के साथ। हाँ, बची कुछ अगर आपके पास एनर्जी है, आपके पास समय है और आप देखना चाहते हैं क्यूरियोसिटी में, डेफिनेटली यू शुड डू दैट, ठीक है। सो दैट आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ यार जिस तरीके से हम लोगों ने तैयारी करी है पूरे साल भर, जो स्ट्रगल देखा है, जो रोना पीटना देखा है, जो डिमोटिवेशन देखी है, ठीक है, कभी कभार गिव अप करने की टेंडेंसी देखी है, क्या वो वर्थ इट थी?
क्या वो वर्थ इट थी कि हम लोग जो सवाल लगा रहे थे वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं? और अगर आपको वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके अंदर एक तो ये चीज आ जाएगी कि यार इन्हीं नोट्स को ढंग से और करने से मेरे मार्क्स आ सकते हैं और 12वीं क्लास में इसी चीज को कंटिन्यू करके मैं एक अच्छा सिलेक्शन ले सकता हूं। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, वेरी गुड। आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि हाँ यार ये टॉपिक के ऊपर सवाल बताया है, ये टॉपिक के ऊपर बताया है, ये टॉपिक के ऊपर बताया है, बस मेरे को रिवाइज करना है। बस आपको ये चीज अंदाजी रखनी है कि हाँ यार ये चीजें कहीं ना कहीं बताई गई हैं, जिससे आपका एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है कि आप अपने रिवीजन मोड पर जाएं। आपको पता लगेगा कि यार रिवीजन की कैपेसिटी कितनी होती है और कितनी इंपॉर्टेंस होती है कि जब आप एक टॉपिक को रिवाइज करके जब आप सवाल को देखते हैं तो आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस आता है, और आप बिना टॉपिक को रिवाइज करे जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तब आपको कितना डिमोटिवेशन आता है, यार इसमें पता नहीं क्या हो रहा होगा, है ना? तो वो वाला कॉन्फिडेंस आपको अपना गेन करना है इस जेईई मेंस। और मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जो आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि सर मैं भी इस साल के जेईई मेंस के पेपर को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि आप लोग प्लीज अपना एक बार 11वीं का सिलेबस खत्म करिए। अप्रैल अटेम्प्ट जब जेईई मेंस का आपका होगा तो उस समय आपकी 12th जस्ट स्टार्ट हुई होगी या 12th में अभी कोई ऐसा लोड भी नहीं हुआ होगा, ठीक है? अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही जेईई मेंस का सेकंड शिफ्ट हमारे पास हो जाता है, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास आ जाता है। तो उस समय तक आपकी 11th रिवाइज्ड मोड में होनी चाहिए, सो दैट आप भी उसके साथ बैठ करके 50% सिलेबस को एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सॉल्व करें। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ सर, बिना रिवाइज किए सब नया नया लगता है। यस, मैं मानता हूं। आप ये मानिए फरवरी के फर्स्ट वीक तक 5-7 तारीख तक अगर हम लोग माने, ठीक है, तो हमारा सिलेबस कंप्लीशन में होगा। आप अपने स्कूल के एग्जाम्स को आराम से दे दीजिए। आपके पास आखिरी में मार्च में 10-15 दिन फॉर श्योर बचने वाले हैं। कुछ बच्चों के नहीं भी बचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास फिर स्टार्टिंग में बचेंगे, ठीक है। कईयों के एग्जाम, अच्छा आप लोग अपने एग्जाम्स के फाइनल एग्जाम्स की एक बार डेट बता दीजिएगा और हम लोग एक फॉर्म रोल आउट करेंगे जिसमें आप लोगों की एग्जाम की डेट रहेगी, ठीक है, सो दैट हम लोग आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी कुछ प्लान आउट कर पाए। वैसे आप लोगों की डेट क्या है बेटा? गला बहुत खराब है लेकिन ठीक है। 15th फेब मोस्टली अगर देखा जाए, कुछ बच्चों का फर्स्ट वीक ऑफ फेब से होता है, लेकिन मेजोरिटी का मिड ऑफ द फेब से होता है ना? हाँ, और काफी सारे बच्चों का मार्च में भी है। जो डमी है चलो उनका तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को टेंटेटिवली बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली बाय 26 ऑफ जनवरी के बाद से, ठीक है, अभी मैं डेट फाइनल नहीं है, डिस्कशन में चल रहा है, आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे। वो हो सकता है मैं ना दूं, ठीक है, लेकिन आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे जो हर साल अर्जुनास के बच्चों को दिए जाते हैं, जिससे आप अपने स्कूल में एक क्विक रिवीजन करके ही एग्जाम में पहुंचे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को एक रिवीजन लेक्चर का एक पूरा सीरीज दिया जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों का वो क्विक माइंड मैप वाला है वो मैं आपको इसी वीक से प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। मैंने बोला था नेक्स्ट वीक से मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वो वाला भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली, है ना? तो अच्छी बात है। तब तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ हम लोग अच्छी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो जेईई मेंस से तो नीचे ही आपका स्कूल का आएगा, लेकिन यस स्कूल में थ्योरेटिकल फ्रंट ज्यादा आता है, तो आपको अपनी डेफिनेशंस, आपको हो सकता है कुछ डेरिवेशंस, हो सकता है कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, कुछ हो सकता है थॉट प्रोसेस। न्यूमेरिकल पार्ट आपका मुश्किल से 10 या 15 मार्क्स का आने वाला है स्कूल में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। बाकी आपका सिर्फ थ्योरी आने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनकी डेरिवेशंस हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर है क्या? स्कूल का लेवल जेईई मेंस से नीचे रहेगा, मोर ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल। जैसे हम लोग मेजॉरिटी क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस थ्योरी वाला पार्ट होने के बाद हमारे को क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्लियर? यस। हाँ, तो आप लोगों को, हाँ सर डेफिनेशन नहीं आते, वो आपको बताया जाएगा 26 जनवरी के बाद से। आपको स्कूल के लिए भी थोड़ा सा ओरिएंट करा जाएगा। हम लोग जितने फ्रंट्स पर आपकी मदद कर सकते हैं, देखो करना एट द एंड बेटा, आप लोगों को अपने ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के अंदर दिक्कत ये है, वो मोर टीचर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सिस्टम डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड देन देयर इज अ डाउनफॉल, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि डाउनफॉल इसलिए है क्योंकि सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता। सिस्टम अपनी कैपेसिटी में, देखो हर बच्चे की डिमांड अलग अलग होती है। हम लोग एक कॉमन लाइन खींच करके मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे को जो करना वाला पार्ट होता है, बच्चा उसमें भी डिपेंडेंसी टीचर की रखता है या सिस्टम की रखता है, या सोचता है कि कोई आकर के मेरे को पढ़ा दे, या कोई आकर के मेरे लिए रिवाइज कर दे, कोई आकर के मेरे शॉर्ट नोट्स बना दे। बच्चों की शॉर्ट नोट्स की भी डिमांड टीचर से होती है, बच्चों की रिवीजन की भी डिमांड टीचर से होती है, बच्चों की टीचिंग की भी डिमांड टीचर से होती है, बच्चे के टेस्ट की भी डिमांड टीचर से होती है, और टेस्ट के सोल्यूशन की भी डिमांड टीचर से होती है। बात यहां पर है कि हम लोगों को यह चीज करनी चाहिए, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि एक लाइन के बियॉन्ड तो नहीं हो पाएगा, है ना। एक लाइन के बियॉन्ड तो सिर्फ आपके ऊपर आ जाएगी। जब आप एग्जाम में फाइनली बैठेंगे तो वो आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा कि आप कितना रिवाइज करके आए, आप कितना पढ़ के आए। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, उस चीज के लिए अभी से तैयारी करनी है कि एग्जाम में आपकी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, रेदर देन मेरे पास कितनी नॉलेज है। मेरे से कन्वर्ट आप में जाएगी और आपको उस पर प्रैक्टिस करके एग्जाम में कन्वर्ट करना है। क्लियर है क्या? यस। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे फिजिक्स में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स की एनसीईआरटी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है।
बीइंग अ टीचर ये बात मेरी तरफ से गलत होगी, बट फिजिक्स की एनसीईआरटी फॉर स्कूल के लिए तो टोटली इररेलेवेंट है, फॉर स्कूल के लिए टोटली इररेलेवेंट है, क्योंकि जिस प्रकार के स्कूल में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन दिस इज द ट्रूथ, वो कहीं ना कहीं ना ही कॉम्पिटिटिव को टच करते हैं ना ही बोर्ड्स को टच कर रहे होते हैं। टीचर जिन चीजों को पढ़ाता है, मैंने आपको हर बार बोला है कि आपका टीचर जो भी चीज पढ़ाएगा वहीं से चीजों को पूछेगा। कुछ टीचर्स फिर भी बियॉन्ड दैट भी जाते हैं, अच्छी बात है कि बच्चे को सोचने का मौका मिले, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में टीचर ने जितना पढ़ाया, और वो भी जो भी रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी उनकी रेफरेंस बुक नहीं होती है। मैं किताबों का नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को पता है, वो उन किताबों से ही पूछेंगे और वो किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने टाइम में इतनी मोटी किताब तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, टीचर के नोट्स को रेफरेंस रखना है कि यार ये टॉपिक टीचर ने पढ़ाए हैं, वो टॉपिक हम लोगों ने फॉर श्योर पढ़ाए हैं, तो उनकी लर्निंग आप हम लोगों से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हम लोगों से कर लीजिएगा, लेकिन लिखने का तरीका, डेरिवेशन, थ्योरी, वो उन्हीं की ही आपको लिखनी पड़ेंगी। क्लियर है क्या? यस, आई नो दैट ऑल दीज बुक्स, ठीक है, उनका पार्ट 1 इतना मोटा है, पार्ट 2 इतना मोटा है। इतनी मोटी किताब 11वीं में बच्चा कैसे पढ़ेगा, ठीक है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सारी प्रैक्टिस एंड ऑल, एक हजार क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन उसके ऊपर है। क्वालिटी क्वेश्चंस की कमी है, लेकिन हजार क्वेश्चन एक ही टाइप के फॉर्मूले पे धड़ाधड़ भरे पड़े हैं, और बच्चा डिप्रेशन में आता है, करना स्टार्ट करता है, पूरा चैप्टर खत्म नहीं होता है, तब तक पेशेंस खत्म हो जाता है ना। तो मैं आप लोगों को समझ पा रहा हूं, लेकिन आपको स्कूल की तैयारी आपको उसी के हिसाब से करनी है। और जो भी पेरेंट्स अगर मेरे को सुन रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा कठिन पार्ट है, बच्चे के साथ खड़े रहिएगा। स्कूल में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के मार्क्स ऊपर होते हैं, 11वीं के ही नीचे होते हैं, ठीक है। आपका बच्चा अगर यहां पे 11वीं में कम स्कोर कर रहा है तो उसको डांटिएगा मत, हाँ समझिएगा, अगर उसने काम चोरी करी है तो उसको समझाइएगा। डांटने से शायद बच्चा इस एज में होता है जहां पर शायद अगर हम लोग डांटे, ठीक है, हर जगह पर डांटे, तो शायद बच्चा उसको कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं लेता, पॉजिटिव वे में नहीं लेता है। समझाने की एक जरूरत होती है, और समझाने के लिए जो शब्द की शैली है वो बहुत ही अगर साधारण रूप से रहे तो ज्यादा बेटर बच्चे को समझ आएगा। थोड़ा सा बच्चे को स्पेस दीजिए, हाँ समझिएगा, अगर वो काम चोरी कर रहा है तो बिल्कुल डांट बनती है, हो सकता है पिटाई भी बनती हो, ठीक है, तो वो आपको करना भी चाहिए। बच्चे को सही रास्ते पर रखने के लिए हम लोगों की गाइडेंस ही मैटर करती है। लेकिन यस, 10वीं क्लास में बच्चा अगर आपका 80-90% स्कोर करके बैठा है, या इवन 70+ स्कोर करके बैठा है, उससे नीचे ही गिरेगा फॉर श्योर। कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं 11वीं में, लेकिन मेजॉरिटी का नीचे ही गिरता है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। जबरदस्ती का अपने बच्चे के ऊपर स्ट्रेस मत दीजिएगा कि यार तूने तो भाई स्कूल में पास नहीं हो पा रहा है, यार पास तो हो जाएंगे, स्कूल में तेरे मार्क्स कम आ रहे, तू कहां जेईई की तैयारी में लगा है। वो तरीका ही ऐसा है। अगर आप रोलर कोस्टर पर बैठेंगे तो रोलर कोस्टर जहां नीचे जाएगा वहां आपको भी नीचे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मेरे को तो सीधे सीधे लेके जाओ, और जहां ऊपर जाएगा वहां ऊपर जाएगा ही जाएगा, है ना। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे पर कंट्रोल रखिए, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो, मोबाइल का यूज कम हो, पढ़ाई के लिए बस वो यूज करे, और थोड़ा सा सपोर्टिव एंड पे रहिए। मार्क्स यहां पर बच्चे के थोड़े से डाउन होंगे, और दिस इज वेरी नॉर्मल, मेरे साथ भी हुआ था, और मैं बता रहा हूं इस बैच में तरुण सर भी पढ़े हैं, आप तरुण सर से भी पूछेंगे, और उन्होंने तो भाई साहब हम सभी में से, अगर मैं बात करूं जितने भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबसे भयंकर रैंक अगर किसी ने फोड़ी है दैट इज तरुण सर, है ना। तो तरुण सर भी आपको बता देंगे कि 11वीं में मार्क्स डिप करते हैं, यहां पर दिक्कत आती है, लेकिन उनके भी डिप होने के बाद वो अगर 250 तक पहुंच जाते हैं आईआईटी की रैंक में, तो दैट इज डूएबल। तो बात यह है कि ये एक मैराथन है, हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के गोल्स को नहीं देखना है, हमें लॉन्ग टर्म के गोल्स को भी देखना है कि हमारे इस पूरे प्रोसेस में हम लोग लॉन्ग टर्म के गोल्स को भी सेटिस्फाई करें। क्लियर है क्या? यस। और बेटा मैं आप लोगों से गुजारिश एक और चीज की करूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों से गुजारिश एक और चीज की करूंगा कि अपने पेरेंट्स को अंधेरे में मत रखिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे इन वर्ड्स के पीछे अपनी कामचोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं, और ना ही अपने टीचर्स को सच बताते हैं, ना ही अपने को जो सच पता है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और अपने पेरेंट्स को भी अंधेरे में रखते हैं। दे डोंट डिजर्व दिस, ठीक है। आपको अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, प्लीज टेल योर पेरेंट्स कि पापा मार्क्स कम आ रहे हैं, मम्मी मार्क्स कम आ रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं। ये कठिन क्लास होती है, 11वीं क्लास 9वीं क्लास की जैसी ही है, थोड़ा बड़ा वर्जन हो जाता है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, बट आई विल डू इट। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बढ़ाऊं, और आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए यहां पर, झूठ में नहीं कि बस पेरेंट को बोल दे कि हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूं, और बाकी टाइम आप कर रहे हैं कुछ और, ठीक है। इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा, एक टाइम के बाद आप ही को कॉलेज नहीं मिलेगा। पेरेंट्स तो उसमें भी आपका सपोर्ट करेंगे जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, पेरेंट्स तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप जो ये समय है उसको अगर आप गवा देंगे तो फिर आपको ये कभी भी मौका वापस नहीं मिलने वाला है। एक अर्जुना क्लास का ही बच्चा है जिसको मैंने कल परसों ही डांटा है, ठीक है, उसने मेल वेल किया था, मेरे को कभी भी शॉर्टकट्स के बारे में मत बताइएगा, ठीक है। मैं ऐसा इंसान हूं, आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स, ठीक है, कि भाई ये आज के लिए कर लेता हूं तो ये आसान हो जाएगा। वो कह रहा है कि सर मैं पहले, उसका मेल आया कि सर मैं आईटी छोड़ के एनआईटी की तैयारी कर लूं क्योंकि मेरी मैथ्स वीक हो रही है। देखो फिर अब वो सुन भी रहा होगा, मुझे पता है, ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, वो सुन भी रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका मैसेज आता है कि मेरी एक भैया से बात हुई, तो वो कह रहे कि यार कॉलेज में क्या ही रखा है, स्किल पर काम करो, डेटा एनालिस्ट और ये सब वो सब, ठीक है, अच्छी बात है, सही चीज बताई उन्होंने, लेकिन जिस एज पर तुम हो ना अभी बेटा, जिस रास्ते के बीच में हो तुम,
उस रास्ते को खत्म कर लो और फिर उस राय को लो, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूट्यूब से और इन सब सारी चीजों से। मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनकी राय को मैं बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं, वो जो भी चीज कह रहे होंगे सच कह रहे होंगे। लेकिन मैं जब इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर वो मेरी जगह होते ना, चूं तक नहीं निकलती जितना ज्ञान दे देते हैं वो, ठीक है। क्योंकि हम लोग एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि भाई हम लोग मेजॉरिटी बच्चों को एक इंटरेस्ट डेवलप करा करके, सब्जेक्ट में इंक्लिनेशन डेवलप करा करके एग्जाम तक पहुंचाएं। मैं आपको कभी भी शॉर्टकट्स की बात नहीं करूंगा, आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना है, आप एक अच्छे कॉलेज में जाकर के स्किल सेट बढ़ा लीजिए। फिर उन्होंने देखी कि भैया कि कॉलेज में तो ऐसा होता है, अरे मैंने तो कितनी बार तुम्हें बोला कि कॉलेज जो तुम हाइप बना रहे हो आईआईटी के बारे में, वैसा हाइप नहीं है, आपको वहां पर जाकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपको करना है ना, आप मिड वे में आकर के शॉर्टकट मत ढूंढिए कि भाई मैं ना ये कर लेता हूं, अभी ना आईटी छोड़ देता हूं, एनआईटी की तैयारी छोड़ देता हूं और अभी मैं ये कर लेता हूं। भाई देख, तू करना चाहे तो तू कर सकता है, उसको तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर तू वहां से गिरा ना तो फिर उसके बाद कोई नेट नहीं होगा बचाने के लिए, समझ रहा है। अब जिस रास्ते में तू बीच में है ना, इस रास्ते को खत्म कर ले। कम से कम इस रास्ते को खत्म करने के बाद तेरे को यह समझ आ जाएगा कि भाई मेहनत क्या होती। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो तेरे को बहुत बड़ी चीज कुछ मिल जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तेरे को एक बात क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर तुम किसी चीज को चाहते हो ना, तो उसके पीछे मेहनत कैसे करी जाती है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन क्या होती है, ये सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो ये एग्जाम आपको एक कॉलेज तो दिलाता ही है, लेकिन आपको एक एटीट्यूड भी सेट करता है। और मैं हमेशा कहता हूं आपका एटीट्यूड मैटर करता है चीजों को लेकर के। आप शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे, कल आपको जो भी आपने चीज सोची कि भाई मैं ना अभी से स्किल सेट पर काम करता हूं, कर भाई। फिर वहां पर जब दिक्कतें आएंगी ना, लाखों लोग डेटा एनालिस्ट की जॉब लेकर के बैठे हुए हैं मार्केट में, जब तू घुसेगा ना तब तेरे को लगेगा कि यार इतने सारे एक्सपीरियंस बंदे को कैसे हराऊंगा मैं, समझ रहा है। तब वहां पर तू कहेगा नहीं मैं अब ना ये स्टार्ट कर लेता हूं नया। दिन भर सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढते रह जाओगे। बात है कि तुम्हें किसी भी फील्ड में जाना होगा, वहां पर स्ट्रगल आएगा ही आएगा। इंडिया में इतनी भीड़ भाड़ है, तो अब जिस रास्ते में हो, दिस इज अ स्ट्रगलिंग पार्ट, इसको खत्म करिए और कॉलेज अच्छा लेकर के करिए ना स्किल सेट। क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं कि भाई कॉलेज में जाने के बाद तेरे को कॉलेज ड्रॉप आउट करना हो तो ड्रॉप आउट कर दियो, मत लियो भाई एडमिशन आईआईटी में, बेकार कॉलेज है, बोल दियो, ठीक है। लेकिन अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई कॉलेज निकला नहीं और तुम एक्सक्यूज बना के बैठे हो कि भाई मैं तो ये कर लूंगा। अगर करना था ना तो 11वीं से पहले करता, फिर समझ रहा है, करना था 11वीं से पहले करता। फिर अब तुम मिड वे में आकर के जो चीज तेरे को अच्छी मिल सकती है तो उसको गवा रहा है और दूसरी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, 10 चीजें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भाई मिलेगी हाथ में एक भी नहीं। तो प्लीज अपना फोकस एक चीज पर रखिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि हाँ, किताबी पढ़ाई से आगे बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में आपको करनी भी पड़ेंगी और वहां से आपको सक्सेस भी मिलेगा, बट अभी नहीं, अभी नहीं। आपका सारा का सारा फोकस एक अच्छे कॉलेज में जाने का होना चाहिए और उस कॉलेज को एक बार आप क्रैक कर लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए कि नहीं भाई मेरे को आईआईटी में नहीं जाना, मेरे को अब्रॉड पढ़ना है, मेरे को अपना स्टार्टअप करना है, जो करना हो करिए। लेकिन इस रास्ते को कंप्लीट करने के बाद करिए, अपने 100% एफर्ट्स लगा लीजिए, डिसिप्लिन में कैसे लाइफ जी जाती है उसको सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आई है, 9वीं 10वीं में मेच्योरिटी नहीं होती बेटा। अब आपको समझ आ रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जब डिस्ट्रैक्शंस की बात आती है तब आप इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।